ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपच्छायाणं, नमो लोये सव्विसाहूणम्। हे शांति संति अरहंति अनंति ज्ञाता, हे शुद्धि बुद्धि अविरुद्ध अबद्धि धाता, आचार्य वर्य उपजाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तब पादुपयोज वंदू, मैं बार बार तब पादुपयोज वंदू। अप्रतिम प्रतिभा सिंधु श्री भूवलय हरचयिता, आचार्य कुमुदेन्दु पादौ मूले शिरसा नमो नमः। अष्टमहाप्रातिहार्य वैभव दिंद, अष्टगुणन गणौल ओमदम, सृष्टिगे मनगल पर्याय दिनित, अष्टम जिनगे रघुवेणु। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। सब लोगों को म्यूट किया है, जिसको भी बोलना होगा अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 41। हाँ दिव्या, कुछ कह रही हो? दीदी वो कल जो बता रही थी, तो स्तंभ मतलब जो पहले पहले अक्षर हैं उनको पढ़ लेते हैं तो वो आ जाता है मंगलाचरण वगैरह। तो यानी वो बताया क्यों गया, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ, आज उसी के बारे में बात करेंगे, तो शुरुआत में बता देंगे, ठीक है। 41 पेज निकाल लो पहले, जो अपनी रोज की रीडिंग चलती है, एक पैरा दो पैरा की, पहले वो कर लें, फिर उसमें ही आते हैं। उसका भी रीजन है मैट्रिक्स संकल्पना। आधुनिक गणित में एक मैट्रिक्स संख्याओं या प्रतीकों की एक आयताकार तालिका है, जिसे पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया गया है। देखो स्तंभ यहाँ पर भी आ गए। पंक्तियों यानी रोज में और स्तंभों यानी कॉलम्स में व्यवस्थित किया गया है। थोड़ा थोड़ा इससे समझ में आएगा नेहा, और नेहा नहीं दिव्या, जरा देखना है क्या कह रहे हैं। आधुनिक गणित में एक मैट्रिक्स संख्याओं या प्रतीकों की एक आयताकार तालिका है। आयताकार मतलब यही 27 बाई 27, 9 बाई 9 वगैरह वगैरह, जिसे पंक्तियों यानी रोज और स्तंभों यानी कॉलम्स में व्यवस्थित किया गया। ये वो वाले स्तंभ नहीं है जो तुमने पूछा है, ये तो वर्ग वाले हैं। आचार्य कुमुदेन्दु ने मैट्रिक्स संरचना को अपनी अंक लिपि का आधार बनाया। श्री भूवलय का एक चक्र पूर्णांक संख्याओं इंटीजर नंबर्स की 27 बाई 27, पेज नंबर 41 41 मैट्रिक्स संकल्पना। किताब में? हाँ, पुस्तक सफेद वाली पुस्तक का रोज अपन पढ़ते हैं ना, एक पैरा। देखिए आप देख नहीं रहे। वो म्यूट बंद कर दिया था धोखे से। चलिए, तो श्री भूवलय का एक चक्र मिल गया ललिता भाभी। 41 पेज 41 पूर्णांक संख्याओं इंटीजर नंबर्स की 27 पंक्तियों और 27 स्तंभों की एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हो गई पूरी। इस तरह एक चक्र मैट्रिक्स में 27 बाई 27 बराबर 729 पूर्णांक संख्याएं व्यवस्थित रखी जाती हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक मूल वर्ण का प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन है। पूर्वाचार्यों द्वारा परिभाषित 64 मूल वर्णों को आचार्य कुमुदेन्दु द्वारा उसी क्रम में स्वीकार किया गया है। अतः चक्र में प्रत्येक पूर्णांक की संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या की सीमा
1 से 64 तक ही निश्चित की गई है। अपन भले ही 729 संख्याओं का बना लें, लेकिन संख्या कितनी रहेगी चक्र में? 1 से 64 तक ही निश्चित की गई चक्र में। देखो माया वर्ग और अंक चक्र में अब तक सभी को अंतर समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। माया वर्ग इन दोनों के नाम में क्या श्रीराम कहा गए क्या उठते तो माया वर्ग की है, उसमें कोई हमें शास्त्र, छंद या श्लोक या पंक्तियां प्राप्त नहीं होती। वो तो सिर्फ एक चाबी है जिसके माध्यम से हम अंक चक्र में बंद छंद, श्लोक, काव्य या शास्त्र जो भी रचे गए हैं उनको हम पढ़ सकते हैं। तो इनको हमेशा अलग अलग समझना। माया वर्ग यानी मैजिक स्क्वायर और अंक चक्र, ठीक है। तो ये अतः चक्र में प्रत्येक पूर्णांक, चक्र जब भी कहेंगे तो अंक चक्र समझना, माया वर्ग नहीं समझना। अतः चक्र में प्रत्येक पूर्णांक संख्या की सीमा 1 से 64 तक ही निश्चित की गई है। आचार्य कुमुदेन्दु ने 27 पंक्तियों और 27 स्तंभों के एक चक्र को 9 पंक्तियों और 9 स्तंभों के 9 उपचक्रों की मैट्रिक्स में विभाजित करके उनमें से प्रत्येक को एक इकाई के रूप में संसाधित किया है। आधुनिक गणित की भाषा में से ब्लॉक मैट्रिक्स या विभाजित मैट्रिक्स, पार्टीशन्ड मैट्रिक्स या उप मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स कहा जाता। तो ये नीचे जो चित्र दिया है दिख रहा है सबको, एक चक्र का 9 उपचक्रों में विभाजन, इसकी हेडिंग है। तो ये जो 9 उपचक्र बनते हैं ये क्रम से बनते हैं। 1, उसके राइट हैंड साइड 2, उसके भी राइट हैंड साइड कॉर्नर में 3, फिर से शुरू करके दूसरी पंक्ति में 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये चक्र मैट्रिक्स की 9 उपचक्रों में विभाजन विधि है। चक्र मैट्रिक्स की 9 उपचक्रों में विभाजन विधि है। तो इस तरह से 9 उपचक्रों में विभाजित करके हमने इसको। दीदी प्रश्न नंबर कितना है? दीदी प्रश्न नंबर कितना है? प्रश्न नंबर पूरा हो गया, अब अगली पुस्तक खोल रहे हैं। इसका पढ़ लिया। कौन सी? 41 था, कौन सा खोल रही? 41 था। अब इसमें ही खोलेंगे हम, और कल के जो हमने डाले हैं वो शायद सब लोगों को अब समझ में आ जाएंगे। इसमें 54 पेज खोल लें और दीदी आप बोल रही माया वर्ग और अंक चक्र में अंतर है, तो माया वर्ग तो वो हो गया, तो अंक चक्र क्या है, अंतर क्या है दोनों में? अच्छा, तुमने शुरू से नहीं पढ़ा है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसको ऐसे समझ लो, 1 सेकंड में सब लोग समझ लेंगे, रिवीजन अपना चलता ही रहता है। कोई भी बता दो फटाफट कैसे लिखना है इसमें हमें माया वर्ग। दिव्या तुम ही बताओ। 1 कहाँ जाएगा हमारा? यहाँ। 2 कहाँ जाएगा? यहाँ। फिर 3 कहाँ जाएगा? यहाँ। 4 कहाँ जाएगा? यहाँ। 5, 6, 7, 8, 9। ये तो हो गई चाबी, ठीक है। इसमें से हम कोई पढ़ नहीं सकते। हम पढ़ेंगे भी तो क्या पढ़ेंगे? अ, बड़ा आ, फिर प्लुत आ, तो क्या निकल रहा? कुछ भी नहीं निकल रहा। अगर हम यहाँ से पढ़ना भी चाहें इसको 1, 2, 3 के हिसाब से, तो कोई शब्द हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये वो चाबी है जिसके माध्यम से अंक चक्र में जो लिखा जाता है, जैसे इसमें कोई लिखो, अजितनाथ लिखो, अजितनाथ का आ कहाँ लिखेंगे? यहाँ। जा, ठीक है। फिर ई कहाँ लिखेंगे? यहाँ। ई ई ई यहाँ नहीं, हाँ तीसरे नंबर पे आएगा ई। अजी। फिर ता कहाँ जाएगा? ता। ना कहाँ जाएगा? ना। आ। था कहाँ जाएगा? यहाँ। अ, जा, ई, ता के बाद आ चाहिए। ता के बाद आ, फिर यहाँ पर ना आ गया। अब समझ में था। और फिर ना के बाद आ। दिव्या समझ में आ गया कि और समझाए? है ना, ये कहलाता है अंक चक्र। इसमें कुछ नहीं रहता, इसके आधार पर
हम इन चक्रों को पढ़ते। इस तरह के जो होते हैं, ये हमने वर्ण लिख दिया, यहाँ पर वर्ण नहीं लिखेंगे, ये हमने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, हम उसको आ पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर जा का अंक लिखेंगे, जितना भी आता है 40 मान लो उदाहरण, वो लिखेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इसको चाबी कहते हैं और इसको ताले में बंद शब्द कहते हैं या वाक्य कहते हैं। हो गया क्लियर? हाँ, आ गया दीदी, आ गया। बस इतना ही अंतर है दोनों में, अंक चक्र और माया वर्ग में। चलिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा पेज नंबर 59 पहले देख लो, फिर 54 देखना। 59 के बाद 60। बहुत सारे पेज हैं। 59 का तो हमने पढ़ लिया, फिर भी एक बार फिर से बताते हैं। अंतर अंतरांतर साहित्य, अंतर साहित्य और अंतरांतर साहित्य। आवाज किसी के पास से आ रही है और हम सबको म्यूट करते हैं और फिर वो चालू करके आवाज शुरू कर देते हैं। श्री भूवलय, हाँ 59 पेज। श्री भूवलय के चक्रों की अंकलिपि को अनिबद्ध करके जो मूल वर्णों की श्रृंखला प्राप्त होती है, उसको शब्दों, पदों एवं श्लोकों में संयोजित करके प्राचीन कन्नड़ भाषा का काव्य प्रकट होता है। ठीक है, इस कन्नड़ भाषा के काव्य पर विभिन्न आनुपूर्वी पद्धतियों, विशिष्ट बंधों, बंध में 2 के नाम बताए हैं यहाँ पर, अश्वगति और नागबंध, नागबंध को सर्पगति भी कहते हैं, के प्रयोग से जो साहित्य प्रकट होता है उसे अंतर साहित्य कहते हैं। ये हमने कल पढ़ना सीखा था स्तंभ काव्य में, और अभी फिर से आएगा आज भी। इस तरह प्राप्त अंतर साहित्य पर विभिन्न आनुपूर्वी पद्धतियों एवं विशिष्ट बंधों के प्रयोग से जो नया साहित्य प्रकट होता है उसे अंतरांतर साहित्य कहते हैं। अब अगले पेज में हमने ये पढ़ लिया था, इसलिए इसको छोड़ के आनुपूर्वी के भेद देख रहे हैं नीचे। पहले अक्षर या अंक को लेकर आगे बढ़ना आनुपूर्वी है, जिसका अभिप्राय क्रमशः प्रवृत्ति है। आनुपूर्वी के 3 भेद हैं, पूर्वानुपूर्वी, पश्चात अनुपूर्वी, यत्र तत्र अनुपूर्वी। बाईं ओर से प्रारंभ होकर दाहिनी ओर जो क्रम चलता है वह, छेपा लगाना जरूरी है बीच बीच में इस पुस्तक में, वह पूर्वानुपूर्वी है। बाईं ओर से प्रारंभ करके, इस साइड से बाईं ओर से प्रारंभ करके दाहिनी ओर जो क्रम चलता है वह पूर्वानुपूर्वी है। जैसे कि अक्षरों को लिखने की पद्धति दाहिनी ओर से प्रारंभ हम लोग लिखते हैं, जो होकर बाईं ओर जो क्रम चलता है वह पश्चात अनुपूर्वी है, जिसे वाम गति भी कहते हैं। जैसे कि अंकों को दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि लिखने की पद्धति। तो पूर्वानुपूर्वी जो है वो अक्षरों को लिखने की पद्धति है, और पश्चात अनुपूर्वी है जो वो अंकों को लिखने की पद्धति है। बिना किसी क्रम के बढ़ने को यत्र तत्र अनुपूर्वी कहते हैं, और जब कोई क्रम नहीं रहता, बिना किसी क्रम के बढ़ते चले जाते हैं तो उसको यत्र तत्र अनुपूर्वी यानी रेखा पद्धति कहा गया है। पूर्वानुपूर्वी पद्धति से भूवलय में जैन सिद्धांत प्रकट होता है। पश्चात अनुपूर्वी से भूवलय में जैनेतर मान्यता वाले ग्रंथ प्रकट होते हैं। यत्र तत्र अनुपूर्वी से भूवलय में अनेक विभिन्न विषय प्रकट होते हैं। भूवलय में तीनों पद्धतियों को अपनाया गया है, इसी कारण भूवलय द्वारा समस्त विषय प्रकट होते हैं। इस प्रक्रिया से प्राप्त पदों को शब्दालंकार की श्रेणी में परिभाषित किया जा सकता है, और इस प्रकार प्राप्त भिन्न काव्य को अर्थालंकार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे के अनुच्छेदों में अनुपूर्वी से अंतर साहित्य को प्रकट करने के विभिन्न दृष्टांतों को प्रस्तुत किया गया है। तो कल हमने जो देखा था वो सक्रम वाला था, आज हम देखने जा रहे हैं ये उदाहरण 1। प्रथम अध्याय से इस तरह सक्रमवर्ती प्राकृत गाथा प्राप्त होती है। श्री भूवलय के प्रत्येक अध्याय के स्तंभ काव्य पढ़ रहे हैं। प्रथम श्लोक से शुरू कर आगे के पूर्ण पद्यों यानी 4 चरणों सहित के प्रथमाक्षर को क्रम से जोड़ने से प्राकृत गाथा का आविर्भाव होता है। इस विधि से प्राप्त काव्य को स्तंभ काव्य के उदाहरण स्तंभ काव्य भी कहा जाता है। चित्र संख्या 10 में प्रस्तुत अनिबद्ध किए गए मंगल प्रावृत के प्रथम अध्याय के अंशों से स्तंभ काव्य
चित्र संख्या 10 अगले पेज में है, ठीक है। चित्र संख्या 10 में प्रस्तुत अनिबद्ध किए गए मंगल प्रावृत्त के प्रथम अध्याय के अंशों से स्तंभ काव्य के उदाहरण प्रस्तुत हैं। प्रथम अध्याय से इस तरह सक्रमवर्ती प्राकृत गाथा प्राप्त होती है। तो जे अगले वाले पेज में देख लो तो हमको उसमें देखना नहीं पड़ेगा, शास्त्र के पन्नों में, इसमें बारीक जरूर है, दिख जाएगा सबको। क्या लिखा है सबसे पहले स्तंभ काव्य के रूप में? स्तंभ, हाँ, आ के बाद अट्ठवी है, कम वियला, फिर निट्टी है, बस निट्टी, निट्टी में भी पूरा नहीं, हाँ निट्टी पूरा आ गया, निट्टी एक अज्जा वो है। और संस्कृत में क्या लिया है? नित्यम ध्यायन्ती वगैरह छूट गया। तो ये उदाहरण दिया है, इससे हमें समझना है ये हो गया सक्रमवर्ती स्तंभ काव्य। इसको क्या कहते हैं? सक्रमवर्ती स्तंभ काव्य, ठीक है। उदाहरण 2 भी बता दिया। श्री भूवलय के प्रत्येक अध्याय के प्रथम श्लोक से शुरू कर आगे के पूर्ण पदों के मध्य अक्षर को क्रम से जोड़ने से अक्रमवर्ती, ये बीच वाला जो है इसको अक्रमवर्ती कहेंगे, और जो प्रारंभ वाला है उसको, ठीक है, उसको सक्रमवर्ती कहेंगे। तो संस्कृत काव्य का आविर्भाव होता है प्रथम अध्याय से। इस तरह अक्रमवर्ती यह संस्कृत श्लोक प्राप्त होता है, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना इत्यादि। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया था। अब अश्वगति वाला पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आ गया है यहीं पर। अश्वगति से अंतर साहित्य। अंक लिपि से अनिबद्ध कन्नड़ काव्य के पदों में बीच बीच के कुछ शब्द समूहों को संयोजित करके जो साहित्य काव्य प्रकट होता है उसे अश्वगति से प्राप्त अंतर साहित्य कहते हैं। ऐसा क्यों? अंक लिपि से अनिबद्ध मतलब चक्रों से जो बनाए गए काव्य हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, 13-1 और 14-2 में, और यहाँ पर 12-26 और 12-27 में चार श्लोक दिए हैं। तो ये चक्रों से इन्होंने निकाल करके यहाँ पर रिजल्ट डाला है। अंक लिपि से अनिबद्ध कन्नड़ काव्य के पदों में बीच बीच के कुछ शब्द समूहों को संयोजित करके, बीच बीच के पहला वाला बताइए ललिता भाभी, क्या लिया है बीच का पहला? नहीं आ रहा? सरोज भाभी बताओ। कहाँ से पढ़ रही दीदी आप? हम पेज नंबर 62 में पढ़ रहे हैं अश्वगति से अंतर साहित्य। दिख गया? रिद्धि सिद्धि के आदिनाथ। हाँ, रिद्धि सिद्धि के आदिनाथरु, यहाँ तक ये अश्वगति से लिया गया वाक्य है, अधूरा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ अजितर गद्दुगे। अजितर गद्दुगे, अजितर गद्दुगे, ठीक है। वैसे तो गद युगे हैं, लेकिन इसमें मिसप्रिंट है, इस पुस्तक में बहुत जा रहा, अपन अंडरलाइन कर सकते हैं या सुधार सकते हैं। श्लोक में युगे है, गद युगे, ठीक है, और इसमें तो गद टुगे दिख रहा है, गद टुगे, ठीक है। तो यहां तक हो गया। तो इसको पेलद धव छोड़ दिया, ये क्यों छोड़ा गया है, कोई बताएगा? बस इसमें दिमाग लगाना है। कुमंदेंदु में चल रहा है दीदी अपना ये। कहाँ से ले रहे दीदी आप ये? पेज नंबर 62 इस पुस्तक का, आचार्य कुमुदेंदु में पेज नंबर 62 मिल गया। फिर हमने 2 पद ढूंढ लिए। चलो अभी दिमाग लगाते रहो। हम तीसरा बताओ कोई। स्वाति तुम ही बताओ। हाँ, एत्तु से शुरू। कहाँ तक जाएगा? बोलिए। हाँ, एत्तु आने गड़ू मुंह तक हो गया। तीसरा टुकड़ा, चरण भी नहीं है, पद्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तीसरा पोर्शन ये कहो अभी इसको, ठीक है। फिर हाँ, दिद्दिद दनी स्याद्वा, ये हो गया चौथा। एक श्लोक में हमें 4 प्राप्त हुए। तो और आगे चलो दूसरे श्लोक में, अंडरलाइन है तो सबको पकड़। द लांछन दनती है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर 5वां
सुद्दीय पेड़, ठीक है। अब इसका रहस्य खुलने वाला है। फिर अंतिम, बहुदिमितः। अब देखो इसका जो पूरा श्लोक है ये अगले पेज में लिख दिया है। रिद्धि सिद्धिगे आदिनाथरु अजितर गद युगे एतु आनेगलु मुद्दी मुद्दी निस्यादवाद लांछन दंति सुद्दीय पेड़ बहुदिम हा, अलग अलग उसको तोड़ के पढ़ सकते। इसका अर्थ देखो बहुत अच्छा दिया। भूवलय में बुद्धि रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि इत्यादि अनेक रिद्धियों का कथन है। उन सब रिद्धियों की प्राप्ति के लिए अर्थात सिद्धि के लिए भी आदिनाथ भगवान और अजितनाथ भगवान को आदि में नमस्कार करना चाहिए। उनके वाहन लिख दिया यहाँ पर, अपने यहाँ वाहन नहीं माना जाता। बैल और हाथी से स्यादवाद का चिन्ह अंकित होता है, ऐसा ग्रंथकार ने कहा है। हिंदी कार की यहाँ पर मिस्टेक लग रही, वाहन को अपन लोग चिन्ह कर सकते हैं। अब देखो, अब विशेषता क्या थी इस तरह से टुकड़े टुकड़े में ये श्लोक क्यों प्राप्त हुआ हमें? अश्वगति के तरह। हाँ, अश्वगति का मतलब क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा, छोड़ के टेढ़ा टेढ़ा, मतलब वो छलांग लगाता है। घोड़ा सीधा नहीं, एक एक कदम नहीं चलता, हाँ उछल उछल के चलता, जंप लगा लगा के चलता। तो यहाँ पर भी जंप लगा लगा करके श्लोक लिखा गया है। तो इसलिए वो एक जंप के बाद दूसरा जो शब्द है वो दूसरे जंप में आगे पहुंच जाता है। इस तरह के जो श्लोक प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा है? अश्वगति कहा है। चलिए अब जल्दी से बाकी क्या अक्षरों की क्या कीमत है फिर? वो अक्षर जो है ना, वो जो अक्षर है 12वें श्लोक का पूरा अर्थ श्री भूवलय में अलग से पूरा अलग निकलता है। मतलब इस श्लोक के 2 अर्थ निकल रहे हैं। इस श्लोक में से कुछ शब्दों को तोड़ करके एक श्लोक और प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ ये हो गया, मंगलाचरण ही हुआ ये भी। और पूरे जब 12वें अध्याय का 26वां श्लोक जब हम पढ़ेंगे पूरा, इवि रिद्धि सिद्धिगे आदिनाथ रूपेणद तब अजितर गद्दुगे सभी, ये छंद भी बदल गया क्योंकि इसमें शब्द अंक अधिक हो गए। हम कल छंद पढ़ेंगे जिसमें 24 मात्रा होती हैं, 24 वर्ण होते हैं। वो कौन सा छंद है, सोरठा है कि रोला है कि क्या है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें एक छंद में 2 छंद समाहित थे। मतलब वो अतिरिक्त अक्षर इस छंद के लिए आवश्यक थे, तो इसमें उन्होंने अर्थ दिया। और कम अक्षर वाला छंद ये रिद्धि सिद्धिगे हमें प्राप्त हुआ, जो अलग अर्थ को लेकर के हमें प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया? एक छंद में से 2 छंद मिल गए। हाँ, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा द्विसंधान महाकाव्य, किसी ने सुना है? धनंजय कवि। हाँ, धनंजय कवि। हाँ, धनंजय कवि का। तो इसकी क्या विशेषता है पता है आपको? ऊपर की लाइन पढ़ते तो महाभारत, नीचे की लाइन पढ़ते तो रामायण। हाँ, एक ही श्लोक में रामायण और महाभारत दोनों गर्भित हैं। तो पूरी महाभारत और पूरी रामायण एक शास्त्र में मिल जाती है। तो उसको द्विसंधान, दो को लक्ष्य बनाने वाला, संधान मतलब लक्ष्य होता है, 2 को लक्ष्य बनाने वाला महाकाव्य वो प्रसिद्ध हुआ है। चलो दूसरा उदाहरण जल्दी से देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग लेट आए हैं, कुछ लोग लेट एंटर किए हैं, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। उदाहरण 2, मंगल प्रावृत के 13वें अध्याय के प्रथम पद से प्रारंभ करके 245वें पद तक अश्वगति से 48 श्लोकों का अंतर साहित्य प्रकट होता है। देखो 48 श्लोक निकलते हैं। 13वें अध्याय के पहले से लेकर 245 तक के पद ऐसे हैं जिनके अंदर 48 श्लोक अतिरिक्त हैं। मतलब कम से कम 300। 48 श्लोक निकला। किसमें? 12वें अध्याय में भी। 12वें अध्याय, हाँ 13वें अध्याय में भी और 12वें में भी निकल गया। 12वें में जितने निकले उसकी संख्या नहीं बताई इन्होंने, 13वें का बता दिया। प्रस्तुत उदाहरण में 48 श्लोक प्रकट होते लिखा तो है। कहाँ लिखा? दीदी उदाहरण 1 में लिखा है। अच्छा, उदाहरण 1 में लिख दिया था हमने, ध्यान उसमें थे। हाँ ठीक है, उसमें भी 48 है। 48 12वें अध्याय के पिछले पेज, हाँ इसी वाले में ना। हाँ दीदी, वो 26वें पद से आरंभ करके 261वें पद के बीच रिद्धि सिद्धि के 48, ठीक है, उसमें भी 48 प्रकट हुए। अब लगाइए इसको, ल अ अड ल अड देशद अ,
इसको छोड़ दो, फिर सीधे आ गए हम किसमें? साधु गली हरे गली मत बोला करो, गली नहीं बोलना अपने को, गली गली, उसको जीभ को ऊपर लगाना, गली। साधु गली हरे रई, गली गली, थोड़ा ड़ा भी नहीं और ला भी नहीं, मिक्स हुआ। ये हो गया पहला चरण, है ना? द्विपदी परे द्विपदी। द्विपदी फिर साधु सुति हरु मोक्ष तक, मोक्ष तक, ठीक है, साधी से लेकर मोक्ष तक। फिर वनु अकेला लिया, फिर देखो वनु अकेला लिया, फिर आदि नादि आदि नादि कालदिमी, कालदिम, दिह सर्व साधु गली, और फिर गे नम बेम्ब वेम्ब ओ, बस यहाँ तक। अब पूरा पढ़ के देखो कोई। साधु गली, नाडे सब संति हरे नाडे हरे नहीं नहीं, वहां से नहीं पढ़ना सरोज भाभी, नीचे वाला जो उपलब्ध हुआ है। साधु गली हरे डुबरे द्विपदी साधु सुति हरु मोक्ष वनु आदिय नादिय कालदि कालादि, हाँ कालादि दिह सर्व साधु गली ने साधु नौ बेम्ब बेम्ब औ बेम्ब अमो संस्कृत का अंतर काव्य लिख रहे थे, ये संस्कृत है। कहाँ है संस्कृत? संस्कृत का अंतर काव्य ये लिखा था, ओकारम बिंदु संयुक्तम, ये था संस्कृत वाला। नीचे नहीं, ये सब वही है, कन्नड़ है। अब चलिए दूसरी भाषाओं वाले देख लेते हैं अपन। अब आ जाओ पेज नंबर 54 में। संस्कृत में कहाँ लिखा आपके में? संस्कृत अंतर काव्य का पहला श्लोक इस प्रकार प्रकट होता नहीं, पेज नंबर लाइन बताइए, हम लोग को नहीं दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा। है। इसी में जो दीदी जो पढ़े आप, जो आप पढ़े हैं ना 63 पेज में उदाहरण 2 जो लिखा हुआ जहाँ पर, उसमें नीचे पंक्ति लिख रखा है ना, जो आप पढ़े मंगल काव्य के 13वें अध्याय के प्रथम पद से प्रारंभ करके 245वें पद तक अश्वलोक से 48 श्लोकों का अंतर साहित्य प्रकट होता है। प्रस्तुत उदाहरण में अधोरेखांकित शब्द समूहों को संयोजित करके इस संस्कृत अंतर काव्य का पहला श्लोक इस प्रकार प्रकट होता है। लिखा तो है, लेकिन इस संस्कृत जैसी तो लग नहीं रही है। कुछ कुछ शब्द तो संस्कृत के लग रहे हैं, लेकिन सारे नहीं लग रहे। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह में डाल देते हैं, इसकी खोज कर लेंगे। ये लगभग अपभ्रंश जैसे में ऐसे आते हैं, अपभ्रंश में है ना। हो सकता है। वो स्वाति ने पढ़ा है ना, क्या पढ़ी? प्राकृत पढ़ी। अच्छा, साधु गढ़ी। तो अपभ्रंश जो प्राकृत है उसमें ऐसा आता है शब्द प्राय, परंतु ऐसे शब्द जो है ना संस्कृत कोश में नहीं है। साधु गढ़ी, हरेड़ू, वरे द्विपदी, ये सब कन्नड़ जैसा ही है। अब देख लेंगे अपन, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ठीक है। सर से पूछेंगे, हमारे अनिल भैया से। अब आ जाओ पेज नंबर 54 पे, जो कल हम लोगों ने पेज नंबरिंग के कारण छोड़ दिया था। पेज नंबर 54 में तो जो पहला वाला हमने वो डाला है ना, पेज स्क्रीनशॉट डाला, वो ज्यों का त्यों इसमें लिखा हुआ है। 2 पेज तो इसमें ज्यों के त्यों लिखे हुए, बारीक अक्षरों में। इसको पढ़ लो आप लोग, है ना। 54 पेज, वो पहले नंबर का स्क्रीनशॉट ये ऊपर वाला है और लास्ट नंबर का ये नीचे वाला, 2 पेज हैं इसमें। तो हम देख रहे हैं इसमें कल जो आप लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसको देखो। सबसे पहले नीचे प्राकृत लिखा हुआ है, नीचे वाले कॉलम में लिखा प्राकृत। उसमें क्या लिखा, कोई पढ़ के सुनाएगा? नहीं नहीं, और ऊपर शुरू से। प्राकृत पंक्ति की लंबाई में प्रथम अक्षर नहीं, प्राकृत पंक्ति नहीं, ऐसे सुनो। प्राकृत पंक्ति नहीं, प्राकृत तो अपनी हेडिंग हो गई। फिर उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है वो रुक के पढ़ना है, विराम दे करके। प्राकृत की लंबाई के प्रथम अक्षर को जोड़ कर पढ़े तो आने वाला पद्य बनेगा सुदृढ़ाणस। बस रुक जाओ, हो गया। तो अपने पेज, अपने पास सिर्फ अभी एक ही पेज है, इसलिए पूरा नहीं मिलेगा, तो यहीं रुक जाते हैं। ये प्राकृत का बनेगा। तो सबसे पहली लाइन जो है उसका
वहां से शुरू करो, क्या मिल रहा है? स्टार वाला। अब स्टार वाला दिख रहा है? हाँ नहीं, आ नहीं है, आ नहीं है, क्या है? हाँ, सा सही है, सा मिल गया। सा है। हाँ, सा मिल गया। सा के बाद दूसरा स्टार में क्या मिल रहा है? दूसरे स्टार में द नहीं नहीं, ऊ सही है, ऊ सही है। ऊ मिल गया तो क्या बन गया? सा, सू बन गया। ऊ मिला तो सू बन गया। फिर क्या मिला तीसरे स्टार में? दा। दा मिला, तीसरे में दा हो गया। फिर ना हो गया, बड़ा ना, फिर छोटा ना। बस यहाँ तक हमारे पास एक पेज। कौन सा नंबर, पेज नंबर समझ में आ रहा है? 493 में अधूरा है हमारा। कहाँ तक पहुंचे हम? सुदनान तक पहुंचे। और जब हम 94 में जाएंगे तो सुदनानस बन जाएगा, आवर्णीयम बन जाएगा, और सुदनाना वर्णीयम मिल जाएगा। पूरा 94 95 में मिलेगा। पढ़ लेंगे अब आप लोग, स्टाइल बता दिए, ठीक है। अब चलो दूसरी भाषा का नाम। दूसरी भाषा का नाम कौन बताएगा? हाँ, दूसरी भाषा का नाम है गीरवाण। तो कुछ ऐसे स्तंभ काव्य हैं जो गीरवाण भाषा में उपलब्ध होते हैं इसी भूवलय में। अभी भूवलय के अंदर मिलने वाले अंतर साहित्य को हम खोज रहे हैं। मतलब पूरा भूवलय तो अपने आप में एक अलग ग्रंथ है ही, लेकिन उसमें और भी ग्रंथ जो भरे पड़े हैं वो कैसे चमत्कृत ढंग से निकलते जा रहे हैं, ये हमारे लिए आश्चर्य और खुशी की बात है। चलिए, तो अब दूसरा गीरवाण जो है, इसके लिए इसकी क्या विशेषता बताइए, कैसे खोजेंगे? पढ़िए, कोई दूसरा पढ़े। मोटे अक्षरों को जोड़कर पढ़े तो आने वाला पद्य मिलेगा। ये दिव्य गीही इत्यादि, बस इतना ही छोड़ दो, दिव्य गीही इत्यादि, ठीक है। क्योंकि पूरा अपने को अभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक पैरा मात्र है। तो अब नक्षत्र सहित वाले मोटे अक्षरों को जोड़ना है हमें। अभी हमने नक्षत्र सहित वाले बोल्ड को नहीं जोड़ा था, बोल्ड को नहीं जोड़ा था, मोटे अक्षरों को जोड़ना है, ठीक है। सीधे प्रथम अक्षर को जोड़ा था, उसको स्तंभ, प्रथम अक्षर को जोड़ने वाला भी स्तंभ है और बीच वाले अक्षरों को जोड़ने वाला भी स्तंभ है। लेकिन पहला वाला सक्रमवर्ती स्तंभ है और बाद वाला अक्रमवर्ती स्तंभ है, ठीक है। ये अंतर समझना, ये सब स्तंभ ही मिल रहे हैं हमें। तो मोटा अक्षर कौन सा मिला हमें? दा हलंत मिल गया। हाँ, देखो बिल्कुल सही। बाकी लोगों को भी देख लेने दो। हाँ, स्टार वाला दा हलंत है। फिर उसके नीचे बोल्ड में लिखा ई, ठीक है, तो दी बन गया। फिर वाह हलंत है नीचे उसके तीसरी लाइन में, आधा वाह। फिर या जो है, दीदी पेज नंबर बताना दीदी। 54 पेज नंबर। लेकिन दीदी के मोटे अक्षर नहीं लगते हैं। मोटे अक्षर इसलिए आपको नहीं लग रहा है क्योंकि अपन ने चश्मा लगाए हैं, और दूसरी बात ना, ये छोटे में छापा है, बारीक फॉन्ट में। ये 10 नंबर का फॉन्ट है। मैं तो कल किताब खोल के दीदी, मैं तो कल किताब दीदी प्राकृत वाले लग रहे हैं बोल। प्राकृत वाले मोटे लगे ही नहीं कल मुझे। हाँ, वो वो तो ज्यादा मोटे लग रहे हैं। ये भी हैं, ये भी, इनको भी मान लो, ये तो पुस्तक में छापे ना, इसलिए। अच्छा, कम मोटे वाले स्टार दिया हुआ है उन सबको। स्टार दिया हुआ है, ये इससे मेन पकड़ो। स्टार के साथ मोटा भी अगर मिल जाए तो अपन को मिल तो रहा है ना दिव्य, इससे अपने को प्रयोजन है, ठीक है। तो वो बोल्ड होगा, जहां कहीं भी होगा तो बोल्ड होगा। भले इस बुक में ज्यादा बोल्ड नहीं कर पाए हैं, वो किया ही नहीं है, ये भी कह सकते हैं अपन, है ना। बोल्ड नहीं है, ठीक है, लिख दो इसमें दिव्य तो दिव्य गी ही वगैरह जो निकलेगा ना, तो ये 94 पेज में निकलेगा आगे का दूसरा पैरा, है ना। चलिए, हो गया, समझ में आ गया। अब तीसरी भाषा देखो कौन सी है? तेलुगु की क्या विशेषता बता रहे हैं? लकीर खींचे, अक्षरों को जोड़कर पढ़े तो आने वाला पद्य मिलेगा तेलुगु वाला। देखो, अब 3 चीजें हो गई। पहले सिर्फ नक्षत्र सहित बताया था, पहला अक्षर, और दूसरे में नक्षत्र भी था और बोल्ड भी था, और तीसरे में नक्षत्र भी है, बोल्ड भी हो सकता और नीचे अंडरलाइन भी है। अंडरलाइन वाला आप खोजो। सकल भूवलय। हाँ, सा मिल गया, का मिल गया, ला मिल गया, और भू मिल गया, भू भी मिल गया और वा भी मिल गया, ठीक है। सकल भू मिला, सकल भू वा तक मिल गया। और आगे का मिलेगा 394 पेज में।
वो हम इसलिए नहीं खुलवा रहे कि अभी सब पेज ही खोलते चल रह जाएंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आप लोग आगे का बाद में स्वयं से ढूंढ लेना, ठीक है। तीसरे नंबर की भाषा हो गई हमारी। चौथे नंबर की भाषा क्या है? तमिल। तमिल में कैसे ढूंढेंगे? पंक्ति की लंबाई में नक्षत्र सहित मोटे अक्षरों को जोड़कर पढ़ें तो आने वाला पद्य मिलेगा तमिल। मतलब लंबा, जैसे शुरू का अक्षर था ना, अब ये अंत का अक्षर होगा। पहले हमने सबसे पहले शुरू का अक्षर पढ़ा था, अब हमें सबसे अंत में जाना है। तो अंत में हमें सबसे पहले क्या मिला? अ मिला, ठीक है। लास्ट में फिर घा मिल गया है। यहाँ पर अपने को मिलना चाहिए था कशा, इक्षा मिलना चाहिए था। इसमें लिख लो अपना सुधार। अधर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मूल है ना, अधर ही है क्या? मैंने भी चश्मा लगाया है ना। हाँ सही है, तो फिर सही है। हम अक्षर ही समझ रहे थे उसको। बहुत बारीक है ना, तो मेरे को भी देख। अधर मिल गया ना। आके बाद धा है, क्यों नहीं मिला? लास्ट में 3-4 स्टार देख लो। ठीक मिल गए दीदी। हाँ, अधर मुंह तक, अधर माँ तक लिखा है, ठीक है, मुंह नहीं लिखा। हो गया। चलो अब आगे चलो। 5वीं भाषा। इसमें क्या कह रहे हैं? वृत्तों में अक्षरों को जोड़कर पढ़ने पर मिलने वाला पद्य। तो वृत्तों में जो हमने लिखा था वो कल पढ़ लिया था। वंदितु सव्य सिद्धे धुव मचल मनोभवम गईम पत्ते वो छामी समय पाहुड़। वो छामी समय पाह, पाह तक लिखा, पाह तक लिखा है बस। वो छामी समय पाह। आ गया ना अब ये पेज पढ़ने में। अब ये वो नहीं, हवा नहीं लग रहा ना। अब दीदी कितनी मेहनत की होगी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उनकी कला को बारंबार नमोस्तु। सही बात है, जितना भी करें कम है। ये तो पहले तो इसका रहस्य का उद्घाटन करने वाले जो हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आभार उनके प्रति प्रकट करना चाहिए। ये लखपत जी, शास्त्री जी, फिर बाद में अनिल भैया जी, फिर बाद में आप। ये लिखा है देखो, पेज 42 में आ जाओ। किससे मिला है? इनको पढ़ ही लो 1 मिनट में। भद्र गणित अपन ने एक बार पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी तक? हाँ नहीं पढ़ा, आज ही आने वाले थे। पेज 42 में लिखा है, बीज गणित के अंतर्गत परिभाषित भद्र गणित एक प्रकार की गणना पद्धति है जो चक्र विन्यास पर आधारित होती है। भद्र गणित से व्युत्पन्न चक्र विन्यास को तंत्र साहित्य में माया वर्ग यानी मैजिक स्क्वायर कहा जाता है और इस गणना के प्रतिफल को यंत्र कहा जाता है। अब आ गया, भारत में सबसे पहले माया वर्ग का उल्लेख मराह विहिर ने बृहत संहिता ग्रंथ में किया था। अंडरलाइन कर लो, ये वराह मिहिर की खोज है। माया वर्ग को आधार बनाकर आचार्य कुमुदेंदु ने नवमांक और चक्रबंध की परिकल्पना करके अंक लिपि में चक्रों की रचना की है। आचार्य कुमुदेंदु ने उसको आधार बनाया। सबसे पहले माया वर्ग का उल्लेख किसने किया? वराह मिहिर ने, भारत में। वराह मिहिर, ये फेमस है वराह मिहिर। वराह मिहिर बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं। इन्होंने बृहत संहिता लिखी है, शायद न्याय साइड के ही हैं ये, न्याय के। कहाँ पढ़ रही हो? 42 पेज। अब भी तो बताया। उन्होंने पूछा ना कि उनको बारंबार नमस्कार हो, जिसने भी ये खोज की, भाभी ने कहा, सरिता भाभी ने, तो इसलिए उसको पढ़ने के लिए यहाँ आ गए थे हम लोग। तो माया वर्ग को आधार बनाकर उसके बाद, चलो समय अपना पूरा हो गया है, आज इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करुण मुनि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।